मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम चल रहे थे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत या सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसकी चर्चा हम कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जो दैनिक पाठ योजना, यानी कि जो एक टीचर क्लासरूम में जा कर के शिक्षण कार्य करता है और उस शिक्षण कार्य करने से पूर्व जो ये योजना बनाता है कि कल का जो शिक्षण होगा, फला विषय का जो शिक्षण होगा वो किस प्रकार से हम करेंगे, अपनी सारी गतिविधियों को पूर्व में ही वो तय कर लेता है, उसी को दैनिक पाठ योजना कहा जाता है। दैनिक पाठ योजना को बनाने के यानी उस योजना को बनाने की कई विधियां प्रचलित हैं। उसमें जो सबसे पुरानी विधि है वह हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली है। तो हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली जो है वो किस प्रकार से उन्होंने इसकी रचना की, उन्होंने इसका मॉड्यूल किस प्रकार से दिया, पंचपदीय प्रणाली उसको क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि हर्बर्ट ने जो पंचपदीय प्रणाली विकसित किया वह हर्बर्ट ने नहीं विकसित किया। हर्बर्ट के 3 शिष्य थे, उन्हीं तीनों शिष्यों ने मिल करके इस पंचपदीय प्रणाली को विस्तृत रूप दिया। सबसे पहले हर्बर्ट ने सन 1838 ईस्वी में अमेरिका में, सबसे पहले हर्बर्ट ने 1838 ईस्वी में 4 सिद्धांत दिए। इस दैनिक पाठ योजना के निर्माण के लिए 4 सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। उसमें जो सबसे पहला सिद्धांत था अस्पष्टता का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और प्रयोग का सिद्धांत। तो जो 4 सिद्धांत उन्होंने दिए, सिद्धांतों की चर्चा अगर करें तो हर्बर्ट के सिद्धांत, सबसे पहले इन्होंने दिया अस्पष्टता का सिद्धांत। अस्पष्टता का सिद्धांत। दूसरा इन्होंने दिया संबंध का सिद्धांत। तीसरा इन्होंने दिया व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत। और चौथा इन्होंने दिया प्रयोग का सिद्धांत। प्रयोग का सिद्धांत। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 सिद्धांत दिए। पहला स्पष्टता का सिद्धांत, दूसरा संबंध का सिद्धांत, तीसरा व्यवस्था का सिद्धांत और चौथा प्रयोग का सिद्धांत। और इन्होंने कहा कि इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जा सकता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर दैनिक पाठ योजना का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन हुआ क्या कि इसको अस्वीकार कर दिया गया। इन्होंने जो 4 सिद्धांत दिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो इसमें इनके 3 शिष्य थे। तीनों शिष्यों में जो इनके 3 शिष्य थे, एक था राइन, जिलर, स्पेंसर। इनके ये 3 शिष्य थे, राइन, जिलर और स्पेंसर। ये हर्बर्ट के 3 शिष्य थे। इन शिष्यों ने इन्हीं चारों सिद्धांतों के आधार पर 5 पदों की व्याख्या की, 5 पदों का वर्णन किया। तो 5 पदों का वर्णन ये जो किया इनके शिष्यों ने, रायनी, जिलर और स्पेंसर ने, वो किस प्रकार से किया, आइए उसकी चर्चा हम करते हैं। जब इसको अस्वीकार कर दिया गया तो इसको इनके शिष्यों के द्वारा 5 पदों में इसको बांट करके पंचपदीय प्रणाली के रूप में दिया गया। लेकिन वह हर्बर्ट स्पेंसर के नाम से ही जाना जाता है, उनके शिष्यों के नाम से नहीं जाना जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के शिष्यों ने उसको किस प्रकार से 5 पदों में बांटा, आइए अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहला जो
अस्पष्टता का सिद्धांत था, इसको इन्होंने दो भागों में बांटा। पहला इन्होंने कहा कि प्रस्तावना, और दूसरा इन्होंने कहा कि प्रस्तुतिकरण। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, इसको जो बांटने का काम किया, बांटने का काम इसको किया, इसको जिलर ने किया। जिलर ने इसको बांटने का कार्य किया। उसके बाद संबंध का सिद्धांत, व्यवस्था का सिद्धांत और तुलना का सिद्धांत। तो जिलर ने जो पहला सिद्धांत था अस्पष्टता का सिद्धांत, उसको दो भागों में बांटा। पहला इन्होंने कहा कि प्रस्तावना और दूसरा इन्होंने कहा कि प्रस्तुतिकरण। उसके बाद तुलना, उसके बाद जो बांटा गया संबंध को तुलना में, इसको संबंध को सामान्यीकरण या इसी को कहते हैं नियमीकरण, और इसको बांटा इन्होंने प्रयोग। तो इस प्रकार से ये तीन हो गया ये, और इसको बांटा स्पेंसर ने, स्पेंसर। और बाद में राइन ने इसी में अस्पष्टता के सिद्धांत में एक पार्ट और किया और इसको नाम दिया उद्देश्य कथन, लेकिन यह 5 पदों में जोड़ा नहीं जाता है और इसको दिया राइन ने। इस प्रकार से अगर देखें तो उद्देश्य कथन को तो उस 5 पदों में जोड़ा नहीं जाएगा, तो ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, तुलना हो गया ये तीसरा पद, सामान्यीकरण ये हो गया चौथा पद, और प्रयोग हो गया ये 5वां पद। तो 5 पदों में, यानी अस्पष्टता के सिद्धांत को जिलर ने दो भागों में बांटा, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण में। संबंध के सिद्धांत से तुलना बना, व्यवस्था के सिद्धांत से सामान्यीकरण या नियमीकरण बना, प्रयोग के सिद्धांत से प्रयोग बना। तो इस प्रकार से ये 5 पद हो गए। लेकिन बाद में राइन ने क्या किया कि इस अस्पष्टता के सिद्धांत में जो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण, इसको दो भागों में बांटा गया था, इसमें एक भाग और जोड़ा उद्देश्य कथन, लेकिन पंचपदीय प्रणाली में इसको शामिल नहीं किया जाता है। अब जब आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें इसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य कथन को इसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी प्रस्तावना पहला, प्रस्तुतिकरण दूसरा, तुलना तीसरा, सामान्यीकरण चौथा और प्रयोग 5वां, ये पंचपदीय प्रणाली, यही हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली कहलाती है, जो उनके शिष्यों के द्वारा उनके सिद्धांतों के आधार पर दिया गया है। अब ये है क्या क्या, इसको अगर हम जान लें कि प्रस्तावना क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब कोई शिक्षक किसी क्लासरूम में जाता है शिक्षण कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले बच्चों के अटेंशन की ज़रूरत होती है। बच्चे एक क्लास उसके पहले जो पढ़ करके छूटते हैं, उसके पहले वो तमाम सारी बातें करते हुए या खेलते हुए या क्या करते हैं, क्योंकि बीच में जब गैप मिलता है तो उनका ध्यान भटक जाता है, और बच्चे हैं तो आपस में बातचीत करते हुए ध्यान उनका भटक जाता है। दूसरी चीज़ कि शिक्षक को यह जानकारी करना होता है कि उन बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, और उससे नए ज्ञान का संबंध स्थापित उनको करना होता है, तभी वो शिक्षण कार्य कर पाएंगे, अन्यथा शिक्षण कार्य वो कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, चाहे कहानी होती है, चाहे हालचाल होता है, इस टाइप से करके वो कुछ प्रस्तावना का निर्माण करते हैं, और उसी प्रस्तावना के आधार पे उन बच्चों का अटेंशन करते हैं अपने क्लास की तरफ। तो प्रस्तावना जो होता है वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। तो ये सबसे पहले प्रस्तावना का कार्य होगा जब भी कोई दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किया जाएगा वहाँ। उसके बाद उसी पूर्व जो उनका ज्ञान है, उनका जो पूर्व ज्ञान है, उसी ज्ञान के आधार पे
अब नए ज्ञान को जोड़ने का जो कार्य होगा उसी को प्रस्तुतिकरण कहते हैं। यानी अब पूर्व ज्ञान के आधार पे नए ज्ञान को अब क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो उसी को क्या कहा गया, प्रस्तुतिकरण। यानी जो कुछ भी आज उसको पढ़ाना है उसको वह बच्चों के सामने क्या कर रहा है, प्रस्तुत करने का कार्य कर रहा है। उसके बाद तुलना का मतलब होता है कि वो बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को जब वो संयोजित करते हैं, यानी कि आपस में उनका क्या करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करने का जो कार्य होता है वह उससे उन बच्चों को उस पाठ्य वस्तु को समझने में आसानी होता है। या जब टीचर किसी उदाहरण के माध्यम से, जो भी टीचर उदाहरण देता है वह बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। कहा जाता है कि उदाहरण या दृष्टांत ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के आसपास उनके जीवन से संबंधित हो। तो आसपास और जीवन के संबंधित होने से मतलब यही है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान में वो पहले से हो। तो बच्चे के जो पूर्व ज्ञान के आधार पे जो शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो बच्चा उस उदाहरण के द्वारा और नए ज्ञान के जो उसको नया ज्ञान जो प्रदान करना है, दोनों के बीच वह क्या करता है, तुलना करता है, और तुलना के माध्यम से वह समझने का प्रयास करता है। उसके बाद सामान्यीकरण या नियमीकरण। एक शिक्षक पूरे 40-45 मिनट जो शिक्षण कार्य करता है उसको समझने के लिए बच्चा लाइन टू लाइन नहीं जानता है कि लाइन टू लाइन शिक्षक ने क्या कहा। बच्चा क्या करता है, उस पूरी बात को कुछ लाइनों में उसको क्या करता है, समाहित करता है, और यानी कि उसका सामान्यीकरण करता है। बहुत सारी बातों को जब छोटे से किसी एक वाक्य एक पैराग्राफ में हम लेकर आते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, सामान्यीकरण कहा जाता है। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं, जब कोई खोज करते हैं, तो बहुत सारे प्रयोगों के आधार पे एक नियम निकाल के लेकर के आते हैं। तो हमने कार्य तो बहुत ज़्यादा किया, हमने उस पर काम तो बहुत ज़्यादा किया, प्रयोग तो हमने बहुत सारा किया, लेकिन जब हम नियम निकालते हैं तो उससे नियम क्या निकलता है, एक लाइन का नियम निकलता है। और जो एक लाइन का नियम निकलता है वही क्या होता है, सामान्यीकरण करके ही हम उसका नियम निकालते हैं, जनरलाइजेशन करके ही उसका नियम हम निकालते हैं। तो बहुत सारी बातों को अगर हम छोटे से रूप में लेकर के आते हैं, उसको अपने दिमाग में बैठाते हैं और उसको क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो वही क्या होता है, सामान्यीकरण होता है। उसके बाद अगला है प्रयोग। ज्ञान को अस्थायी करने के लिए हमको प्रयोग करना होता है। तो ये 5 पदीय प्रणाली के आधार पे हर्बर्ट ने अपने दैनिक पाठ्य योजना का निर्माण किया। सबसे पहले इन्होंने 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए। 4 सिद्धांतों के आधार पे इनके जो शिष्य थे, राइन, जिलर और स्पेंसर ने पंचपदीय प्रणाली विकसित किया। हर्बर्ट स्पेंसर के नाम पर ही इसको हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के नाम से हम इसको जानते हैं। जो भारत में यूज होता है वह यही प्रणाली यूज होता है। भारत में जो यूज होता है, भारत में जो सबसे पुरानी प्रणाली है वह हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली ही है, जो आज भी दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण के लिए उसका इस्तेमाल, उसका यूज हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो हम दैनिक पाठ्य योजना बनाते हैं, जैसे एग्जाम में आपसे पूछा गया कि हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के आधार पे एक पाठ्य योजना का निर्माण करिए, तो अगर हमसे पूछा गया कि पंचपदीय प्रणाली के आधार पे एक पाठ्य योजना का निर्माण करिए, तो उसमें कौन कौन से स्टेप हम लेंगे, ठीक। तो उस स्टेप की रूपरेखा को हम प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर्बर्ट की जो पाठ्य योजना होगी उसकी रूपरेखा क्या होगी। तो यहाँ पाठ्य योजना की रूपरेखा, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ्य योजना की रूपरेखा के बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। देखिए इसमें होगा क्या क्या कि सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो कुछ सामान्य सूचनाएं होती हैं। सामान्य सूचनाएं, सामान्य सूचनाएं होती हैं कुछ, जैसे कौन सा विषय है, कौन सा प्रकरण है, कौन सी कक्षा है, कौन सा कालांश है, कितना समय है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, कौन सा वर्ग है, ये सामान्य सी सूचनाएं ब्लैक बोर्ड पे ऊपर ही लिखी जाती हैं। इसी को यहाँ नाम दिया गया सामान्य सूचनाएं। और उसके बाद हम यहाँ नंबर 2 पे लेते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम
दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे कि विद्यालय कौन सा है। ये सामान्य सूचना में आता है कि कौन सा कक्षा है, कौन सा विषय है, कौन सा कालांश है, कौन सा वर्ग है, कौन सा उप विषय है, तो इस टाइप की कितने समय के लिए है, ये सारी चीज़ें जो भरी जाती हैं इसी को सामान्य सूचनाएं कहते हैं। और इसके आधार पे फिर दूसरा जो बनता है विद्यालय का नाम, वो भी सामान्य सूचना के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, फिर विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, फिर उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री। तो सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन। पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन यानी पूर्व ज्ञान, फिर उसके बाद प्रस्तावना, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु, बोध प्रश्न, बोध प्रश्न यानी जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछते हैं उसी को बोध प्रश्न कहा गया। श्यामपट्ट सारांश और पुनरावृत्ति प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश, पुनरावृत्ति प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न। श्यामपट्ट सारांश के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न को करते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, उस बच्चे को गृह कार्य देते हैं। तो ये स्टेप बनते हैं एक पाठ्य योजना के, ये इतने स्टेप बनते हैं पाठ्य योजना के। आप जब पाठ्य योजना का निर्माण किए होंगे तो आप देखे होंगे कि ये स्टेप बने हुए हैं। इसी को हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली के आधार पे ही ये बने हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ तक जो इसके सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री है, यहाँ तक नहीं, यहाँ पूर्व ज्ञान से ही शुरू हो जाता है क्या, प्रस्तावना का कार्य। तो ये पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, ये तीनों इसमें शामिल है। किसमें, प्रस्तावना में। ये तीनों अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रस्तावना करा जाता है और फिर उद्देश्य कथन, ये किसमें शामिल है, प्रस्तावना में। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण के बाद ये तीनों क्या है, प्रस्तावना में शामिल है। ये तीनों प्रस्तावना में शामिल है। उसके बाद ये दूसरा जो है ये प्रस्तुतिकरण हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद जब तुलना करते हैं तो ये क्या होता है, यही बोध प्रश्न होता है। ये बोध प्रश्न होता है और फिर सामान्यीकरण करके हम क्या करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, यानी गृह कार्य करते हैं। तो पता चलता है कि प्रयोग बच्चा, इससे क्या होता है, ज्ञान जो है वो अस्थायी होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हार्वर्ड की पंचपदीय पाठ्य योजना है उसको हम इस प्रारूप पे हम पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। किस आधार पे हुआ है, ये हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली के आधार पे हुआ है। तो इसमें आपको पता ही है कि सामान्य सूचनाएं क्या क्या होती हैं। विद्यालय का नाम, आप जहां शिक्षण कार्य कर रहे हैं उसका नाम होता है। फिर सामान्य उद्देश्य, उस विषय को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वही सामान्य उद्देश्य होता है। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, उस प्रकरण को, उस टॉपिक को पढ़ने का जो उद्देश्य होता है वह विशिष्ट उद्देश्य होता है। शिक्षण सहायक सामग्री, कि जो बच्चों को समझाने के लिए हम कुछ सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं उसी को शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। पूर्व ज्ञान
का मतलब बच्चों को उस प्रकरण से संबंधित जो पहले ज्ञान है वही पूर्व ज्ञान होता है। प्रस्तावना का मतलब पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को नए और पुराने ज्ञान में जो हम संबंध स्थापित करते हैं उसी को प्रस्तावना कहा जाता है। उद्देश्य कथन जो हम अब पढ़ने वाले हैं उसी को का उद्देश्य कथन हम करते हैं। प्रस्तुतिकरण, अब हम बच्चे को नया ज्ञान देने की शुरुआत कर दिए हैं, उसी को प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। शिक्षण बिंदु, कौन सा नया ज्ञान हम दे रहे हैं उसी को शिक्षण बिंदु कहा जाता है। बोध प्रश्न, इस प्रस्तुतिकरण के बाद बच्चों को क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया इसकी जानकारी जब एक शिक्षक लेता है तो उसका जो माध्यम होता है वो बोध प्रश्न होता है। श्यामपट्ट सारांश का मतलब जो कुछ उसने बच्चे को बताया, समझाया, पढ़ाया उसको सारांश रूप में श्यामपट्ट पर लिखता है। और उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, जब लास्ट में शिक्षक अपना 30-35 मिनट का क्लास पढ़ा होता है तो पूरा पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से एक बार रिवीजन करने का पूरा प्रयास करता है और उसके बाद गृह कार्य दे करके बच्चों को पाठ्य योजना का समापन करता है। तो इस प्रकार से हर्बर्ट की पंचपदीय जो प्रणाली है उसके आधार पर जो पाठ्य योजना बनाई जाती है वो इस प्रकार है। पाठ्य योजना बनाया क्यों जाता है इसकी चर्चा हमने कल किया था कि हर कार्य करने के लिए कोई ना कोई एक योजना होती है जिससे वह कार्य सफलतम रूप से संपादित हो सके। और जब हम दैनिक पाठ्य योजना की बात करते हैं तो अगर बिना तैयारी के एक शिक्षक क्लास में चला जाएगा तो उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कत या समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि समस्या का सामना करना ही पड़ेगा, समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि एक शिक्षक भी अपने दैनिक पाठ्य योजना को एक बार रिवीजन करके ही क्लासरूम में जाए जिससे उनको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सके, उससे ये बच सकें। तो ये था हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली जिसको उनके 3 शिष्यों के माध्यम से इसको डेवलप किया गया है। तो अगर आपके यहाँ आएगा कि आप एक हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के आधार पर एक पाठ्य योजना का निर्माण करिए तो पाठ्य योजना इस आधार पर आप बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला जो क्लास होगा वह सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित होगा। सूक्ष्म शिक्षण क्यों जरूरी है, सूक्ष्म शिक्षण है क्या, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसकी महत्व के बारे में, उसकी आवश्यकता के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।